सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, अब इजराइल को रूस से शिकायत है। सीधी सीधी खबर, बहुत ही आसान ज़बान में पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा और जल्दी से इस रिपोर्ट को ख़त्म करूंगा। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आखिर में भी काफ़ी बड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों, अब इजराइल ने ऑफिशियली नाराज़गी जताई है रूस से और शिकायत करी है कि आपकी मिलिट्री अलायंस और आपका जो मिलिट्री दोस्ताना हो रहा है ईरान से और जो आप दोनों की करीबियां बढ़ रही हैं, इससे हमारे लिए ख़तरा पैदा हो रहा है। हमें नहीं पता कि ईरान रशिया को कौन सी करेंसी में पे कर रहा है और रशिया ईरान को कौन सी करेंसी में पे कर रहा है, लेकिन इतना नज़र आ रहा है कि इलाके में ख़तरा है। हम तो जानबूझकर यूक्रेन को हथियार अपने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने कोई हथियार यूक्रेन को दिए तो यूक्रेन की सरजमीन से वो हमारे हथियार रूस के हाथ लगेंगे और रूस के द्वारा वो हथियार ईरान तक पहुंचेंगे। आगे अगली रिपोर्ट में ये भी कहा कि हमें डर ये भी है कि अमेरिका और दूसरे देश जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं वो हथियार यूक्रेन की ज़मीन से रूस के ज़रिए ईरान को मिल रहे हैं। इधर आप जिस तरह से दोस्ती, यानी रूस से कह रहा है इजराइल, आप इस तरह से दोस्ती ईरान से जो बढ़ा रहे हैं, इससे क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब अमेरिका में जो इजरायली एनवॉय है, इजराइल का जो प्रवक्ता है, वो नरम पड़ गया है, बल्कि इजराइल नरम पड़ गया है। इजराइल के अमेरिका में मौजूद एम्बेसडर ने कहा है कि इजराइल खिलाफ इसके नहीं है कि ईरान और अमेरिका बातचीत करें, दोनों बात कर सकते हैं और किसी अहम मुद्दों पर आकर फैसला ले सकते हैं। इजराइल किसी भी तरह से इस बात के खिलाफ पूरी तरह से नहीं है। मेरे दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर, अपने इतिहास में, मैं अपने इस करियर में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं ईरान और अमेरिका के बारे में। जो खबर मैंने कभी सोची नहीं थी मैं पढ़ूंगा। ईरान और अमेरिका बस 1 इंच दूरी पर हैं, एक बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है। इस एग्रीमेंट में पहली बात यह होगी कि दोनों देश एक दूसरे के कैदियों की अदला बदली करेंगे और दूसरी खबर के मुताबिक दोनों देश अमेरिका और ईरान एक दूसरे के लिए नरम पड़ रहे हैं। बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है। ईरान, जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच में बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है। फिर से सुनिए, अमेरिका और ईरान के बीच में बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है, मुआहदा होने वाला है। उसमें कुछ बातें बता देता हूं जो ज़रूरी हैं, जैसे कि पहले कुछ बातें ईरान मानेगा, जैसे कि यूरेनियम को वो 60% तक ही बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा, और जितना यूरेनियम बना चुका है वो किसी और को नहीं देगा, वो रखेगा अपने पास, वो रख सकता है। दूसरा पॉइंट ये कि अमेरिका के बेस पर सीरिया में और इराक में अपने ईरानी गुटों के द्वारा ईरान उन पर हमला करना बंद करवा देगा। तीसरा पॉइंट ये कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स के साथ कोऑपरेशन करेगा, उनकी जांच में मदद करेगा और उनको जांच करने के लिए अपने ईरान तेहरान आने देगा। और अगला पॉइंट ये कि बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी तरह से रशिया को नहीं बेचेगा ईरान। ये तमाम शर्तें अगर ईरान मानेगा तो इसके बदले ईरान को बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे ईरान पर अमेरिका ने जितनी पाबंदियां लगाई हैं, तमाम पाबंदियों में थोड़ी थोड़ी ढील देगा और पाबंदियां कम करेगा। दूसरा पॉइंट ये, जो दूसरे देशों के ऑयल टैंकर ईरान पहुंचते हैं और तेल ईरान से लेकर जाते हैं और ईरान को जो पैसा मिलता है उसमें अड़चन नहीं डालेगा अमेरिका। ईरान के ऑयल टैंकर को सीज नहीं करेगा अमेरिका। तीसरा पॉइंट ये कि अमेरिका यूएन में और IAEA में बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कोई भी रूल नहीं लेके आएगा, कोई भी रेजोल्यूशन लेके नहीं आएगा। चौथा, ईरान को फायदा ये कि 3 बड़े अमेरिकी कैदियों को, अधिकारियों को छोड़ने के बदले ईरान के जो मिलियन और बिलियंस में पैसे अमेरिका ने फ्रीज किए हैं वो ईरान को वो दे देगा, रिलीज कर देगा। ये ईरान को कुछ बड़े फायदे होंगे, इससे ईरान को काफ़ी राहत मिलेगी और ये डील बहुत जल्द होने वाली है, याद रखिएगा ये बात। मोरक्को में ईरान और इजराइल भिड़ गए। मोरक्को में
जिन जिन देशों के साथ इजराइल ने नॉर्मलाइजेशन किया था अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक, उनकी मीटिंग चल रही थी और भी देश वहां पर शामिल थे। वहां पर ईरान भी मौजूद था। ईरान की स्पीच आई, ईरान ने अपनी बातें बोली, सब ने अपनी अपनी बातें बोली। जब इजराइल का मौका आया तो इजराइल का जब प्रवक्ता बोलना शुरू करने लगा तो ईरान के जो प्रवक्ता और टीम थी ईरान की, वो उठ के वहाँ से चली गई। इस पर इजराइल के जो प्रवक्ता थे बुरी तरह से ईरान पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ईरान का ये एटीट्यूड ही हमें उससे अलग रखता है। ईरान के इसी एटीट्यूड की वजह से ईरान से बात करना मुश्किल है। ईरान की सरकार तानाशाह है और उसकी तानाशाही की वजह से ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता और नॉर्मलाइजेशन हो नहीं सकता और ईरान इसीलिए ख़तरा है। कई तरह की बातें की हैं। बहरहाल उनका मोरक्को में इस मीटिंग का मकसद ये था कि और भी अरब मुल्क इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लें। उधर देखिए, इजराइल ने हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर की वीडियो जारी कर दी है। मुझे माफ़ कीजिएगा, हंसी आ रही है। एनिमेटेड वीडियो है, एनिमेशन के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, ग्राफिक्स के ज़रिए इसको बनाया गया है। असली फुटेज नहीं है ये। अब अल्लाह जाने इजराइल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाया है या सच में उसने दुनिया का पहला हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर बना लिया है। जिस दिन ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर दुनिया को दिखा दी, उसके 3 दिन बाद चौथे दिन सीधा इसने हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर को दिखा दिया। हालांकि ये पूरी एनिमेटेड है, यानी एनिमेशन। सच्चाई तो बस अल्लाह जाने या वो इजराइल। अब आप सुनिए बड़ी खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि वो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करें क्योंकि अगर तुर्की इजराइल के साथ मिल जाता है, जो कि हल्का हल्का तो मिला हुआ है ही, अगर खुल के मिल जाता है तो कई और अरब देश इजराइल के साथ हो जाएंगे। फिलिस्तीन में वोटिंग हुई। उस वोटिंग के मुताबिक 80% लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो इजराइल से टकराव है ये बातचीत से हल नहीं होगा, हथियार उठाना ही पड़ेगा। 80% लोग जानते हैं ये बात। 80% लोगों का पोल में ये कहना है। और 80% लोग महमूद अब्बास यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट को चाहते हैं कि ये रिज़ाइन दे दे। और 80% फिलिस्तीन के लोग हमास की सरकार चाहते हैं और चाहते हैं कि हथियार उठाकर सीधा इजराइल से टकराव लें और अपने देश को आज़ाद करवाएं। खलील अनीस 20 साल के एक नौजवान को इजराइल की आतंकवादी मिलिट्री ने नेबुलस के इलाके में गोली मारकर कत्ल कर दिया और इसके अलावा 7 से 8 नौजवान फिलिस्तीनी घायल हैं। इसके बाद फिलिस्तीन की सरकार ने कहा है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में वायलेंस बढ़ा रहा है और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को वायलेंस यानी हिंसा में घसीटने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनी को गिरफ्तार किया और फिर उसके फिलिस्तीनी जो कैदी है, मुजरिम है, जिसका जुर्म यह था कि वो अपनी आज़ादी के लिए बोल रहा था, उसके घर को उड़ा दिया। ठीक ऐसे ही दूसरी तस्वीर देखिए, जेरूशलम के इलाके में एक फिलिस्तीनी परिवार के आशियाने को इजराइल ने उड़ा दिया, तोड़ दिया, ढा दिया, बुलडोजर चला दिया। इन तमाम चीज़ों के बाद लगातार फिलिस्तीनियों की, मुसलमानों की मस्जिद अल अक्सा में रोज़ यहूदी घुसपैठ कर रहे हैं। घुसपैठ का वीडियो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, देखिए। मेरे दोस्तों, बड़ी खबर आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। शनिचर के दिन, सैटरडे यानी कल के दिन, सऊदी अरब के विदेश मंत्री तेहरान यानी ईरान पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की रियाद में ईरान ने अपनी एम्बेसी खोल ली है। अब बारी है सऊदी अरब की और सऊदी अरब के विदेश मंत्री सैटरडे के दिन ईरान में अपनी सऊदी अरब की एम्बेसी खोलेंगे। गल्फ के इलाके में, समुद्री इलाके में ईरान ने अचानक से एक मिसाइल और एक सुसाइड ड्रोन का टेस्ट कर दिया और ये टेस्ट कामयाब हुआ। अमेरिका भड़क गया। अमेरिका ने कहा कि उसी इलाके में शिप मौजूद थी, हमारी युद्धपोत मौजूद थे हमारे। इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन ईरान ने किया है। उधर ईरान ने अज़रबैजान से भी जो है नरमी दिखाई है।
ईरान ने कहा है कि हम आज़रबाईजान से बातचीत कर रहे हैं कि वो भी अपनी एम्बेसी ईरान में खोल ले। याद दिला दूं कि एक गोलीबारी में आज़रबाईजान के अधिकारी की आज़रबाईजान की एम्बेसी में ही ईरान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कई घायल थे, जिसके बाद आज़रबाईजान बुरी तरह से ईरान से नाराज़ था और उसने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी। जैसा मैंने आपको कल बताया था, ताज़ा तस्वीर सीधा आपको दिखा रहा हूं। क्यूबा पहुंच चुके हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और कई तरह की कॉरपोरेशन डील हुई है, डॉक्यूमेंट पर साइन हुए हैं और दोनों देश बेहद तेजी से करीब आ रहे हैं। उधर आज़रबाईजान और तुर्की ने साइप्रस के इलाके में मिलिट्री ड्रिल करी है। कहा जा रहा है कि ये ईरान को धमकाने के लिए है। अच्छा, आज़रबाईजान की मिलिट्री और रूस की मिलिट्री पीस कीपर दोनों मिलकर आर्मीनिया के बॉर्डर रास्ते पर आज़रबाईजान का झंडा लगाने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, आर्मीनिया की मिलिट्री ने उन पर गोलीबारी कर दी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। आज़रबाईजान की सेना और रूस की पीस कीपर फौज, देखिए। इसके बाद तस्वीर ये देखिए, आज़रबाईजान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और आर्मीनिया के इलाकों पर हमला किया। बहरहाल इस पूरी झड़प के बाद आर्मीनिया आज़रबाईजान दोनों तरफ से एक एक फौजी घायल है। दोस्तों, सीधी तस्वीर दिखाऊंगा अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट F-22 रैप्टर्स पहुंच चुके हैं जॉर्डन। जी हां, जॉर्डन मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयरबेस जो जॉर्डन में मौजूद है, और ये फाइटर जेट रूस के खिलाफ पहुंचे हैं। दोस्तों, रूस इस इलाके में आड़ी टेढ़ी उड़ान भर रहा था और जिससे अमेरिका चिढ़ गया, किलस गया। उसके बाद उसने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, कई सालों के बाद यमन के सनआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा सऊदी अरब के लिए फ्लाइट चलने वाली है, शुरू होने वाली है। यानी नॉर्मलाइजेशन दोनों देशों के बीच पक्का हो गया है। दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से छाती चौड़ी करने वाला काम कर रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई यूरोप के देशों पर प्रेशर बना रहे हैं कि सीरिया से आप नॉर्मलाइजेशन कर लीजिए, क्योंकि उन यूरोपीय देशों ने अमेरिका के कहने पर सीरिया से दूरी बनाई थी। लेकिन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये 3 देश ऐसे हैं जो नॉर्मलाइजेशन सीरिया से नहीं कर रहे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।